मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। और इस परीक्षा में सफलता के लिए राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है। सत्ता पक्ष के कुछ लोगों की तरफ से हंसी आ रही है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों हंसी आ रही है। मान्यवर, सीढ़ियां नहीं खुली मान्यवर। सर इसको शुरू मत करो जब तक वो नहीं बैठ रहे। देखो सर, आधा जी 1 मिनट, आधा जी आधा मिनट हो गया, आधा जी आधा मिनट, आधा जी आधा मिनट, आधा जी आधा मिनट, आधा जी आधा मिनट। प्रधानमंत्री जी जिनको पहले विश्व गुरु है, जिनका चेला ही कोई नहीं। जब ये थे तब एक फसल होती थी, बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। बिजली नहीं, बिजली के बिल ही आते थे, छोटे मोटे नहीं, लंबे चौड़े आते थे। This is not our war, but our investors are paying the price. जो माननीय सदस्य का सवाल है वो इस प्रश्न मूल प्रश्न से एकदम विभिन्न है। अगर उस मूल सवाल पूछने वालों को ज्ञान किसने दिया ये भी समझ लो। स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में चर्चा और सवालों के बीच ऐसा क्या तंज कसा कि सदन में ठहाके गूंज उठे। वहीं सपा सांसद धर्मेंद्र यादव अपनी बात रखते रखते इतना गर्मा गए कि आवाज ऊंची करनी पड़ी। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बड़ा संदेश दिया और लोकसभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किन 12 रिकॉर्ड्स के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं सदन के बाहर राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर ऐसा क्या लिख कर कह दिया कि जिसने पूरे दिन की सियासत को और गरमा दिया। सब बताएंगे डिटेल में। नमस्ते, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संसद की बात। आज संसद शुरू होने से पहले ही माहौल गर्म था। बाहर से ही बयानबाजी की शुरुआत हो चुकी थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो सिर्फ बोलते हैं, काम कुछ नहीं करते। यानी दिन की शुरुआत ही सियासी वार से हुई। देखिए, मैंने देख रहा था कि हिमाचल की सरकार ने बढ़ा दी है। राहुल गांधी का कहाँ गया भौंकड़ी, भौं भौं करते रहते हैं। क्यों बढ़ा दिया कि कहा है, जबकि देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया। दुनिया में अमेरिका, जापान, जर्मनी सब ने तेल का दाम बढ़ा दिया। ये मैनेजमेंट होता है। इसीलिए मैं कह सकता हूं। अब चलते हैं सीधे लोकसभा के अंदर, जहां शुरुआत हुई हंसी के साथ। प्रश्नकाल में बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह सवाल पूछ रहे थे, लेकिन अचानक विषय बदल गया। पशुपालन से बात पहुंच गई क्लाइमेट चेंज पर। मंत्री राजीव रंजन सिंह ने तुरंत टोका और तभी स्पीकर ओम बिरला ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये नया ज्ञान अचानक कहां से आ गया। बस फिर क्या था, सदन में ठहाके गूंज उठे। देखिए, जो माननीय सदस्य का सवाल है वो इस प्रश्न मूल प्रश्न से एकदम विभिन्न है। अगर उस मूल सवाल पूछने वालों को ज्ञान किसने दिया ये भी समझ लो। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, जब इस विषय पर माननीय सदस्य आपको पूरा जवाब देना ही पड़ेगा। सवाल पूछेंगे तो हम उस पर जरूर जवाब देंगे। मगर हंसी के बाद सवाल भी तीखे थे। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने सरकार को घेरते हुए पूछा, 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कहां गया। जवाब में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, कई किसानों की आय तो दोगुनी नहीं तिगुनी हुई है। देखिए, हाँ, मैं भारत का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहा हूं, कई किसानों की आय दुगनी हुई है। और केवल दुगनी नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, केवल दुगनी नहीं, कई किसानों की तिगनी भी हुई है, कई की चौगनी भी हुई है और कई की 8-8 गुनी भी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गलत नैरेटिव बनाया जाता है। जब उधर की सरकार होती थी तब ना तो बिजली थी, ना पानी थी, ना सड़क थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश के उदाहरण दे रहा हूं। जब ये थे तब एक फसल होती थी, बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। बिजली नहीं, बिजली के बिल ही आते थे, छोटे मोटे नहीं, लंबे चौड़े आते थे। अब यहां से माहौल थोड़ा गर्म हुआ। कृषि मंत्री के जवाब के बाद सपा सांसद धर्मेंद्र यादव भड़क गए। दरअसल वे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह लागू करने पर सवाल पूछ रहे थे, लेकिन बीच में ओम बिरला के रोके जाने पर वो भड़क गए और ऊंची आवाज में अपनी बात रखने लगे। यानी सदन का टेम्परेचर एक बार फिर से बढ़ गया। देखिए, 2014 में सरकार बनाने के लिए जो किसानों को गुमराह किया आपने, कि हम स्वामीनाथन लाएंगे, आप लाएंगे कि नहीं लाएंगे। नंबर 1, आधा जी 1 मिनट, आधा जी आधा मिनट हो गया, आधा जी आधा मिनट, आधा जी आधा मिनट, आधा जी आधा मिनट, आधा जी आधा मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आइए माननीय मंत्री महोदय जवाब दीजिए। आप माननीय मंत्री महोदय, आप मंत्री महोदय बैठे बैठे मत बोलिए। माननीय मंत्री जी सुनो, माननीय मंत्री महोदय,
माननीय अध्यक्ष, प्रश्नकाल खत्म होते होते एक बड़ी जानकारी भी सामने आई। ओम बिरला ने बताया कि असम के सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने इस्तीफा दे दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अब बारी थी फाइनेंस बिल 2026 पर चर्चा की और यहां तो तंज और तीखे होते चले गए। चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सरकार से पूछा कि क्या बदलते हालात में ये बजट अभी भी सही है और रुपया किसकी उम्र से तेज गिर रहा है। देखिए, 61 रुपए पे आपको $1 मिलता था। 2026 में आज की तारीख में ये 93.34 रुपए में आपको $1 मिलता है। मैं ये पूछना चाहता हूं बहुत विनम्रता से, ये जो रुपया है आज किसकी उम्र से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है? अगर आपको याद हो, जो सत्ता में बैठे हैं वो कहा करते थे कि रुपया प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि ये रुपया किसकी उम्र से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है? इसके बाद गुरजीत सिंह औजला ने तो सीधा प्रधानमंत्री पर कटाक्ष कर दिया, कहा कि वे ऐसे विश्व गुरु जिनका कोई चेला ही नहीं है। देखिए, ये ऐसे जादुई आंकड़े पेश करते हैं हमारे मंत्री साहिबा कि पूरे देश को लग रहा है कि देश चेंज हो रहा है, और ऊपर से हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनको पहले विश्व गुरु है, जिनका चेला ही कोई नहीं है, पहले विश्व गुरु है और खुद पूरे वर्ल्ड के चेले बने हुए हैं। अब अमेरिका डिसाइड करता है अब तेल कहां से लोगे, आपकी लड़ाई कब बंद होगी, यूएस डील में क्या क्या लिखा हुआ है वो अमेरिका बताता है। अब हमें यह नहीं पता चल रहा है कि ये विश्व गुरु हैं या ये उनके चेले हैं। पहले तो ये डिसाइड कर दीजिए। ये बजट का हम विरोध करते हैं, ये किसान के विरुद्ध है। चर्चा के दौरान नगीना से आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने आम जनता की परेशानी का मुद्दा उठाते हुए कहा, नेताओं के घर गैस की कमी नहीं, लेकिन जनता जूझ रही है। देखिए, सर इसको शुरू मत करो जब तक वो नहीं बैठ रहे। देखो सर अब आप बोलिएगा प्लीज। इसको सर 20 सेकंड ज्यादा होगी, इसको आप संभाल लेना। धन्यवाद सभापति जी। मैं वित्त विधेयक 2026 सिर्फ आंकड़ों का मामला नहीं है, बल्कि ये सवाल है कि देश की अर्थव्यवस्था आखिर किसके लिए काम कर रही है, आम जनता के लिए, कुछ खास लोगों के लिए। महोदय, मैं इस विधेयक से सहमत नहीं, क्योंकि इसकी प्राथमिकता देश की असली जरूरतों से मेल नहीं खाती। और जगदम्बिका पाल जी अभी कह रहे थे गैस की किल्लत नहीं है। ये बात सच है कि नेताओं के यहाँ गैस की किल्लत नहीं है, लेकिन आम जनता के यहाँ गैस की किल्लत है। जब हम जाके देखें ग्रामीण क्षेत्रों में, तब हमें इस बात का एहसास होगा। इसके बाद कैराना उत्तर प्रदेश से सपा सांसद इकरा हसन ने विदेश नीति पर सवाल खड़े किए और उन्होंने सरकार की विदेश नीति को लचर बताते हुए कहा कि अमेरिका के सामने भारत के झुकने के कारण ही आज देश को सस्ता तेल नहीं मिल पा रहा है। सुनिए। अध्यक्ष महोदय, देश की अर्थव्यवस्था कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है। हाल के दिनों में सरकार ने 2 बड़े ब्लंडर किए हैं जिनका बोझ आम जनता को उठाना पड़ रहा है। एक हमारी यूएस के साथ जो ट्रेड डील है और दूसरा विदेश नीति में अमेरिका के सामने जो हमारा आत्मसमर्पण है। खाड़ी क्षेत्र में कभी भारत का रुख स्वतंत्र और संतुलित था, लेकिन आज हमें दूसरों के संघर्ष में उलझकर नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरान अमेरिका इजराइल विवाद में भारत एशिया का सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला देश बना है। चीन सस्ता तेल लेकर अपने नागरिकों को राहत दे रहा है, जबकि हमारे यहाँ एलपीजी और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। फाइनेंस बिल पर बोलते हुए रोहतक हरियाणा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आंकड़ों के जरिए सरकार को घेरते हुए कहा कि 12 वर्षों में 12 रिकॉर्ड बनाए हैं और उन्होंने कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों के बावजूद पेट्रोल पर 23 रुपए और डीजल पर 21 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगाने जाने पर जमकर विरोध किया। देखिए, आज टैक्सेशन से जुड़ी बात है, मैं वो भी खोल के बता दूं। हमारे समय पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी कितनी थी? प्रत्येक लीटर में जनता से 9 रुपए पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी वसूली जाती थी, 9 रुपए का टैक्स लगाया जाता था। डीजल पे 3.5 रुपए का टैक्स लगाया जाता था और आज प्रत्येक लीटर पेट्रोल पर प्रत्येक लीटर पेट्रोल पर आप 23 रुपए पेट्रोल और 21 रुपए डीजल पे, जो हम 3 रुपए डीजल पे लेते थे टैक्स प्रत्येक लीटर, आप 21 रुपए डीजल ले रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। चर्चा के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने ट्रांसजेंडर अधिकारों से जुड़ा बिल सदन में पेश किया और उस पर चर्चा शुरू हुई।
अब जरा सदन के बाहर का हाल भी थोड़ा आपको बता देते हैं, क्योंकि वहां भी राजनीति कम नहीं हुई। राहुल गांधी ने मिडिल ईस्ट के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि मैं लिख कर देता हूं कि पीएम मोदी वही करेंगे जो अमेरिका और इजराइल कहेंगे। देखिए, मैं तो वहाँ नहीं हूँगा क्योंकि मेरा तो केरला में प्रोग्राम है। देखिए, ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, डिबेट होना चाहिए, बट आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है। आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है। ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं। उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, किसानों के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे। वो जो अमेरिका और जो इजराइल कहेगा वो करेंगे। आप देख लेना। वहीं कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने महिला आरक्षण बिल पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार सिर्फ भ्रम फैला रही है। देखिए, अभी तक तैयारी कर रहे हैं हम लोग। 23 में हम लोग नई बिल्डिंग में आ गए थे, कांग्रेस की तरफ से मैं ही फर्स्ट स्पीकर थी, तब से हम तैयारी कर रहे हैं। 26 हो गया, अब बोल रहे हैं कि पहले परिसीमन होगा, जनगणना होगी और हम चाह रहे हैं कि 29 में आ जाए। अरे भैया, उस वक्त भी आपने 29 ही बोला था। अभी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि 34 में लाना था, 29 में लाएंगे। नहीं, आपने 29 का ही वादा किया है। ये महिलाओं को बरगलाने का काम ना करें और इधर उधर की आप भूमिका क्यों बांध रहे हैं। आप स्पष्ट बोलिए ना कि भाई परिसीमन के बाद इतनी सीटें बढ़ रही हैं और 33% महिलाओं को हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं स्पष्ट बोलें कि हमने महिलाओं को रिजर्वेशन दी। पूरा ऑपोजिशन आपके सपोर्ट में खड़ा है। अब चलते हैं राज्यसभा, जहां मुद्दे थोड़े अलग थे, लेकिन गर्मी यहां भी कम नहीं थी। एनसीआर से आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के पालम में हुए एक भीषण अग्निकांड का दर्दनाक मुद्दा उठाया, जिसमें एक ही परिवार के 9 लोगों की जलकर मृत्यु हो गई थी और उन्होंने अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सुनिए। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां गईं, उसकी हाइड्रोलिक सीढ़ी खुल नहीं रही थी। सत्ता पक्ष के कुछ लोगों की तरफ से हंसी आ रही है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों हंसी आ रही है। मान्यवर, सीढ़ियां नहीं खुली मान्यवर। और तो और छोड़िए, जो सेफ्टी जाल रहता है, सेफ्टी का जाल फायर ब्रिगेड के पास नहीं था कि उस सेफ्टी के जाल में वो लोग कूद के अपनी जान बचा सके। और तो और मान्यवर, बगल में गद्दे की दुकान थी, वो गद्दे वाला कहता रहा हम ये गद्दा लगा देते हैं, ये बच्चे कूद जाएंगे, इनकी जान बच जाएगी, लेकिन वो गद्दा भी नहीं लगाने दिया गया। यानी कि ये सरकारी लापरवाही के कारण की गई हत्या है मान्यवर, और जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए। और कल वहीं केरल से सीपीआई-एम सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास सदन में सरकार को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने इजराइल ईरान युद्ध पर भारत की चुप्पी पर निंदा की। सुनिए। I admit, sir, but what about the genesis of this crisis? I wish that the government doesn't go by the advice of Shashi Tharoor, who said that silence is statecraft. I wish that they should be guided by the advice from Mallikarjun Kharge ji, not from Shashi Tharoor. Sir, I wish that India, being a leader of the non-aligned nations, should feel that silence is not a solution. We have to make sure that our voice is heard, and it is not only for the selfish interest of the nation, but for the interest of the larger humanities. आज एक बार फिर पंजाब से आप सांसद राघव चड्ढा सदन में जनता से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए नजर आए। उन्होंने मिसलीडिंग ब्रांडिंग और पैक्ड जूस में जरूरत से ज्यादा चीनी होने का मुद्दा उठाया और कहा कि ये युवाओं की सेहत से खिलवाड़ है। देखिए। का कंज्यूमर बाजार एक बड़ी बीमारी का शिकार है, जिसे मिसलीडिंग ब्रांडिंग और फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के नाम से जाना जाता है। जब हम एक फ्रूट जूस की बोतल खरीदते हैं तो उसके फ्रंट पे फ्रेश फ्रूट जूसेस की बड़ी जूसी फ्रूट्स की पिक्चर होती है, लेकिन पीछे स्मॉल टेक्स्ट में बैक ऑफ द पैकेजिंग उस फ्रूट जूस के लिखा होता है दैट पिक्चर इज ओनली फॉर मार्केटिंग पर्पस ओनली। एंड हमारे देश का कंज्यूमर, खास तौर पे देश का युवा, इन ड्रिंक्स को ये सोच के कंज्यूम करता है कि ये हेल्दी है और न्यूट्रिशियस है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो चीनी का घोल पी रहा है, जिसके चलते डायबिटीज, ओबेसिटी और लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं। माय क्वेश्चन। गुजरात से कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने एंटी रेबीज वैक्सीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने पूछा कि अगर दवा उपलब्ध है तो फिर गुजरात के सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन ना मिलने की शिकायतें क्यों आती हैं। सुनिए। होता है
सर, इंसान की जिंदगी से महंगा और कुछ भी नहीं है। मैं आपके जरिए मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि सिस्टम में कोई तो प्रॉब्लम होगा, ताकि आप कह रहे हो कि पूरी वैक्सीन उपलब्ध है और हम हर दिन फोन पाते हैं कि गवर्नमेंट अस्पताल में नहीं है। तो क्या भारत सरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी स्टेट में है वहां पे एंटी रेबीज वैक्सीन और रेबीज इम्यूनोग्लोबिन पूरी तरह से गवर्नमेंट अस्पताल में डायरेक्ट भारत सरकार वहां पहुंचाए, ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं या नहीं? थैंक यू। इसका जवाब देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि हेल्थ राज्य का विषय है। केंद्र सरकार समय पर वैक्सीन उपलब्ध करवाती है, लेकिन आगे उसे अस्पतालों तक पहुंचाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदेश को पहुंचाना ये हमारी जिम्मेवारी है, टाइम का पहुंचाना ये हमारी जिम्मेवारी है, उनको अलर्ट करना ये भी हमारी जिम्मेवारी है, जो हम रियल टाइम डैशबोर्ड से करते हैं। लेकिन आगे का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स को देखना पड़ता है और स्टेट्स ही इसको करने के लिए सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में मिडिल ईस्ट के हालात पर सरकार का रुख साफ किया और उन्होंने कहा कि भारत ने नागरिकों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है और इस वक्त सभी राज्यों का सहयोग जरूरी है। सुनिए। ये राज्यों का सदन है। आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है और इस परीक्षा में सफलता के लिए राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद भी सदन में चर्चा जारी रही। द अप्रोप्रिएशन बिल 2026 पर चर्चा करते हुए आप सांसद राघव चड्ढा ने सदन में पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण ग्लोबल और भारतीय शेयर बाजार में हो रही भारी उथल पुथल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन नीतियों को मजबूत करने की जरूरत है। देखिए। आरबीआई, सेबी, एक्सचेंजेस, वित्त मंत्रालय भारत की मैक्रो स्टेबिलिटी और एनर्जी प्रिपेयर्डनेस पे जनता से बात करें। इन कंक्लूजन, परमिट मी टू से दैट इंडियाज फंडामेंटल्स आर स्ट्रांग. What needs strengthening is the policy shield that surrounds our investors, because this is not our war, but our investors are paying the price. Thank you. Thank you. कुल मिलाकर कहें तो आज संसद जम के चली, चर्चा हुई, सवाल उठे और सबसे जरूरी बात कि काम हुआ। और सवाल वो थे जो कई सारे सवाल ऐसे हैं जो हमारी आपकी जरूरतों से जुड़ते हैं। बाकी राजनीति तो इस देश में, इस देश की संसद में ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो सदन के अंदर भी हुई और सदन के बाहर भी हुई। आपका आज की सदन के बारे में, संसद के बारे में क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी न्यूज़ पिंच लगातार संसद का ये शो, संसद की बात लाता रहेगा। आपको ये शो कैसा लग रहा है ये भी हमको जरूर बताएं। कोई फीडबैक हो तो भी जरूर बताएं। बाकी इस शो को लिखा था हमारे साथी तरुण ने। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।